समय की बात है। त्रिभुवन राज्य में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में आलू, मटर, लौकी और टमाटर की खेती करता था। सुरेश अपनी सभी फसलों को अपने बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव बेचने जाता था। एक दिन सेठ भानु प्रताप का आदमी सुरेश के घर आया और कहने लगा, मैं सेठ भानु प्रताप का आदमी हूँ। मैं पास ही के गांव अमरपुर से अपने सेठ का संदेश लेकर आया हूँ। मेरे मालिक सब्जियों का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक की नगर में सब्जियों की बहुत बड़ी दुकान है। मेरे मालिक को नगर में सब्जियां बेचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सब्जियां चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जैसा कि तुम सारी की सारी सब्जियों की खेती करते हो, अगर तुम अपने खेतों के सब्जियों को मुझे बेचना चाहो तो मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। माफ करना भैया, मैं अपने खेतों में आलू, मटर और टमाटर जैसी सब्जियों को थोड़ी थोड़ी करके लगाता हूँ और उन सब्जियों को मैं खुद ही बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे गांव के सभी लोग मेरे मालिक भानु प्रताप के पास ही अपनी फसल बेचते हैं। भाई सुरेश, गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने से तो अच्छा है कि एक ही बार में सारी सब्जी को बेच दो। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ। कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ मुझ में पैसे कमाने का कोई भी लालच नहीं है। बाकी मैं लोगों को साफ सुथरी सब्जी बेचता हूँ। यही मेरा परम कर्तव्य है और मैं इसी कार्य को कर कर बहुत खुश हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना सब्जी मंडी में ना बेचकर गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में बेचूं। भले ही मुझे मुनाफा कम हो, और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह लोगों तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत महंगे हो जाते हैं और थोड़ी सब्जी खराब भी हो जाती है। इसीलिए मैं अपनी सब्जी को मंडी में नहीं बेचूंगा। मैं अपनी सब्जी को गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में ही बेचूंगा। अरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मैं तुम्हारे सब्जी की अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मैंने सोच रखा है और मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों का बुरा भी नहीं मानोगे। को इतनी बात समझ आ गई थी कि सुरेश अपनी सब्जियों को मंडी में नहीं बेचेगा। वह व्यापारी वहां से चला गया और हमेशा की तरह सुरेश अपनी सारी की सारी सब्जियों को बैलगाड़ी में लादकर अपनी सब्जियों को बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। मुझे आज की रात यही बिता लेनी चाहिए। तभी पास में ही खड़े एक आदमी ने सुरेश को आवाज लगाई। अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते हो। सुरेश ने देखा कि पहनावे से वह आदमी बहुत ही अमीर दिख रहा था। अरे भाई, मेरा नाम सुरेश है। ये सब्जी को बेचने के लिए इधर आया था, लेकिन काफी अंधेरा हो चुका है, जिसके कारण से मैं आगे का सफर नहीं तय कर पा रहा हूँ। आज रात यही आराम करूंगा और कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं रात में रुकने के लिए मुझे कोई जगह मिल सकती है? अरे भाई, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें रात बिताने के लिए हमारे गांव में जगह नहीं मिलेगी क्या? इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों होते हो? तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना बड़ा है, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। इसके बाद सुरेश अपने बैलगाड़ी को एक जगह खड़ा कर दिया और बैलगाड़ी से सारी सब्जियों की टोकरी को नीचे रख दिया और आकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया। उस आदमी का नाम भानु प्रताप है। मालिक, आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, इसलिए हम जैसे गरीब लोग अभी तक जी रहे हैं, वरना ना जाने इस गांव में कहां कहां भटकता फिरता। अरे भाई सुरेश, इसमें क्या बड़ी बात है? एक आदमी ही दूसरे आदमी की मदद करता है। देखने में तुम तो बहुत ही मेहनती किसान लग रहे हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे लोगों की सहायता करूं। वैसे भी तुम यह बताओ कि यह सारी सब्जियां तुम्हारे खेत की हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये सब तो मेरी अपनी ही खेत की फसल है। इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं अपने सब्जियों को सीधे लोगों में बेचने पर ही विश्वास रखता हूँ सेठ जी। अरे सुरेश, अगर हर किसान तुम्हारी तरह यही सोचेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। कम कीमत पर सबको अच्छी सब्जियां मिल जाएगी।
आजकल के दलाल सब्जियों को कम कीमत पर खरीदते हैं और उसी सब्जियों को जमा करके अधिक दामों पर बेचते हैं। मुझे तो लगता है कि उनका ये माल सही नहीं होता है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। वह तो उचित कीमत पर सब्जियां खरीदते, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा सेठ जी, लेकिन आजकल यही हो रहा है। ऐसा ना हो इसलिए मैं अपनी सारी सब्जियों को सीधे ग्राहक के पास ही बेचता हूँ। मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। सच में सुरेश, तुम्हारे विचार बहुत ही नेक और अच्छे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसा सोचेंगे तो सबका भला ही होगा। अच्छा, तो अब रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है। तुम आराम से चलो, सो जाओ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल सेठ जी, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, तो अब मैं आराम करने के लिए जाता हूँ। इसके बाद दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। भानु प्रताप ने एक चारपाई कृष्णा के लिए भी डाल दी। कृष्णा चारपाई पर लेटकर सोचने लगा। सेठ जी कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे लिए एक चारपाई भी डाल दी। इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी इनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है और इनका मन भी कितना नेक और निर्मल है। ऐसे इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं आजकल के जमाने में। इतना सोचते कहते सुरेश सो जाता है। अगली सुबह चिड़िया के चाचाहट से सुरेश की नींद खुल जाती है। सेठ जी ने मुझे अपने घर में जगह देकर मेरी बहुत मदद की है। चलो इसके बदले में मैं कुछ टमाटर सेठ भानु प्रताप को दे दूंगा। जब सुरेश अपनी सब्जियों के टोकरी के पास पहुंचा तो टमाटर की टोकरी में से एक टमाटर की टोकरी गायब थी। सुरेश के पास 3 टमाटर की टोकरियां थीं, पर एक टमाटर की टोकरी गायब थी। जो क्या, मेरी टमाटर की टोकरियां कहाँ गई? जरूर इसमें से किसी ने मेरी टमाटर की टोकरियों में से एक टोकरी चोरी कर ली। वह तुरंत ही घर के मालिक सेठ भानु प्रताप के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मैंने रात को सब्जियों की टोकरियां रखी थी, पर मेरे पास टमाटर की टोकरियां 3 थीं, लेकिन एक टमाटर की टोकरी गायब कर ली किसी ने। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो मैं अंदर जाकर सो गया था और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सुनते ही सुरेश को समझने में जरा सी भी देरी नहीं लगी कि टमाटर की टोकरियों में से एक टमाटर की टोकरी इसी सेठ भानु प्रताप ने ली है। सुरेश बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बड़े चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरी एक टमाटर की टोकरियां गायब कर ली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना सुरेश, जिसमें खाए उसी थाली में छेद कर दिया। मैंने तुम्हारी सहायता की थी और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। सच में मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी और बेवजह मुसीबत मोड़ लिया रात में। तुम्हारी बातों से लग रहा था कि तुम एक ईमानदार किसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सेठ भानु प्रताप की बातें सुनकर सुरेश को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। पहले तो तुम चोरी करते हो, इसके बाद सीना चोरी करते हो। झूठ मत बोलो और चुपचाप मेरे टमाटर की एक टोकरी वापस लौटा दो, तब फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप शराफत से यहाँ से निकल जा, वरना तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकालूं। सेठ भानु प्रताप की यह बात सुनकर सुरेश मन ही मन सोचने लगा, अब इससे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। सुरेश ने अपनी सभी सब्जियों की टोकरी को बैलगाड़ी में रखा और वहां से निकल गया। सुरेश वहां से निकलकर सीधे सरपंच के पास पहुंचा और सुरेश ने बीती रात की सारी घटना को सरपंच को सुनाया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे टमाटर की टोकरी को सेठ भानु प्रताप ने चुराया है तो मैं तुम्हें उन्हें वापस दिला सकता हूँ, लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि वह बहुत अमीर आदमी है, तो एक अमीर आदमी तुम्हारे टमाटर को क्यों चुराएगा? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे टमाटर को किसी और ने चुराया हो? नहीं सरपंच जी, मुझे पक्का यकीन है यह काम किसी और का नहीं है, बल्कि सेठ भानु प्रताप का ही है। अब इसका फैसला तो सेठ भानु प्रताप से बात करके ही लिया जाएगा। सरपंच ने अपने एक नौकर को बुलाया। रामू, जाओ और सेठ भानु प्रताप को यहाँ बुला कर लाओ। जब भानु प्रताप सरपंच के घर पहुंचा
तब वह सुरेश को पहले से ही देखकर समझ गया। सरपंच जी, मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ। मैं इस किसान की मदद के उद्देश्य से मैंने अपने घर में जगह दिया था, लेकिन उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। भला मैं इसके टमाटर को क्यों चुराऊं? मेरे तो खुद के खेत में ढेर सारा टमाटर है, लेकिन ये एहसान फरामोश मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। इसके टमाटर कहाँ गए मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन चोरी तो तुम्हारे ही घर से हुई है, तो जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। सुनो सेठ भानु प्रताप, तुम्हारे खेत में जो टमाटर है उनमें से एक टमाटर को लेकर यहाँ आओ। सेठ भानु प्रताप टमाटर लेने के लिए अपने खेतों की ओर चला जाता है और सरपंच जी सुरेश से फिर से चोरी की जानकारी लेने लगते हैं। कुछ देर के बाद सेठ भानु प्रताप अपने टमाटर को लेकर सरपंच के पास पहुंच जाता है। ये लीजिए सरपंच जी, मैं अपने खेतों से टमाटर लेकर आया हूँ। सुरेश, तुम भी अपने बैलगाड़ी से एक टमाटर लेकर आओ। सुरेश भी अपने बैलगाड़ी से एक टमाटर लेकर आता है। वहां पर गांव के कुछ और लोग भी मौजूद थे। सरपंच जी ने गांव के एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, इसका नाम मोहन है और यह तरह तरह की सब्जियों का पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता को बहुत ही अच्छे से परख लेता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है ताकि यह टमाटर की अच्छी तरह से परख कर ले। मोहन, क्या तुम टमाटर की जांच करके बता सकते हो कि यह टमाटर एक ही खेत के हैं या अलग अलग खेतों के हैं? मोहन ने टमाटर को बहुत ही ध्यान से देखा और कहने लगा, इन्हें देखकर तो कोई फर्क नहीं लगता है सरपंच जी। इन्हें चख कर इनके स्वाद का पता लगाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो तुम इन्हें तुरंत ही चखो और मुझे बताओ। सरपंच के कहने पर मोहन ने सबसे पहले सेठ भानु प्रताप के लाए हुए टमाटर को चखा। जैसे ही मोहन ने वह टमाटर को खाया, वह चक्कर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सरपंच जी ने पास में ही खड़े एक आदमी से कहा, भानुदास, तुम तो एक वैद्य हो, तुम मोहन को देखकर बताओ कि इसे क्या हो गया है। भानुदास ने मोहन के नब्ज को देखा और कहा, इस टमाटर में तो जहर था सरपंच जी, इसलिए इस टमाटर को खाते ही मोहन बेहोश हो गया। इसके प्राण भी जा सकते हैं। इसे तुरंत मेरे घर पर ले जाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोगों की सहायता से भानुदास मोहन को अपने घर ले जाता है। यह क्या भानु प्रताप, तुम लोगों को मारना चाहते हो? तुमने अपने खेतों में जहरीले टमाटर लगाए हैं। इसके पहले भी मैंने एक मामला सुना था जिसमें एक व्यक्ति को जहरीला टमाटर खाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जरूर ही वह टमाटर तुमने उस आदमी को दिया होगा। अब तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला बन जाएगा। यह सुनकर सेठ भानु प्रताप घबरा गया और वह सरपंच जी को घर के अंदर दूसरे कमरे में ले गया। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये टमाटर मेरे खेत का नहीं है। ये टमाटर तो किसान सुरेश के खेतों का ही है। उसके ही खेत के टमाटर जहरीले हैं। अगर मुझे यह पता होता तो मैं कभी नहीं उसके टमाटर को चुराता। अगर किसी को सजा देनी है तो उस किसान को दीजिए, क्योंकि वही दोषी है, वही लोगों को जहरीले टमाटर बेचता है। अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। एक तो तुमने चोरी की है और ऊपर से मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो, और तुम सुरेश को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इसके पहले भी तुमने कई अपराध किए होंगे। इसी बीच वहां पर सुरेश, मोहन और वैद्य जी पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सेठ भानु प्रताप हैरान हो जाता है। अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर कुछ हो भी जाता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। यह टमाटर तो इस किसान सुरेश का ही है जो मैंने चुरा लिया था, इसलिए मुझ पर किसी की भी हत्या का अपराध नहीं लग सकता है। तुमने तो अपना जुर्म अपने आप ही कबूल कर लिया है। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। इसलिए हम सब ने मिलकर यह नाटक किया था। मोहन कोई सब्जी का विशेष पारखी नहीं है और सुरेश के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यह नाटक किया। तुमने जिस आदमी को सुरेश के घर मंडी में सब्जियों को खरीदने के लिए भेजा था, सुरेश ने उसे तुम्हारे घर काम करते हुए देख लिया था, और यह बात सुरेश ने मुझे पहले ही बता दिया था। सुरेश ने
तुम्हारे भेजे हुए व्यक्ति को अपना सब्जी नहीं बेचा, इसलिए तुमने सुरेश को अपने ही घर के सामने रोका और उसे जगह देने का नाटक किया। तुम्हारे जैसे मंडी के नीच दलाल ऐसे काम करेंगे, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। भाई भानु प्रताप, मुझे तुम जैसे लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। तुम जैसे घटिया दलाल की वजह से ही लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी गरीब किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।